हेलो बच्चों, आप देखें एक बार फिर बोर्ड पर लिखा हुआ है स्थिर विद्युत। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में ये बात की थी कि हम इस अध्याय का बेसिक पोर्शन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं सॉरी। और अब हमें इस अध्याय में व्यंजक स्टार्ट करना है। आपको याद हो तो पिछले वीडियो में मैंने आपको गणित की कुछ स्थितियां समझाई थी जो हमारे इस अध्याय में काम में आएंगी, तो उनको आप ध्यान रखिएगा तो हम व्यंजक को आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, अब कुछ जरूरी बातें जो अपन पहले पढ़ चुके हैं पर मैं थोड़ा रिपीट कर दूं ताकि हम उसको अगले व्यंजक से लिंक कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ध्यान से देखिएगा कि ये ध्यान से देखें, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है और इन दोनों के बीच की दूरी को हमने माना 12। बताएंगे क्या है? तो हमने पिछले वीडियोस में देखा है बच्चों, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसे हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। बराबर है बच्चों, इसका अपना आघूर्ण होता है जिसे हम द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये हम पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं, है ना। द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। बराबर है, इसको हम स्मॉल पी से दर्शाते हैं जिसका फॉर्मूला होता है Q × 2L। ऐसे याद हो गई सही आपको? ठीक है, और ये पहली बात। दूसरी बात जो मैंने आपको बताया था कि धन आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी दिशा हमेशा आवेश से दूर होती है और ऋण आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी दिशा हमेशा आवेश की ओर होती है। और तीसरी बात जो हमने पिछले वीडियो में समझी थी कि समांतर चतुर्भुज नियम के अनुसार यदि दो सदिशों की दिशाएं परस्पर विपरीत हों तो उनके परिणामी सदिश का परिमाण ज्ञात करने के लिए दोनों सदिशों के परिमाण को घटाया जाता है। अर्थात R बराबर होता है A माइनस बी या B माइनस ए। या का मतलब क्या होता है? मैंने आपको कि दोनों में से जो बड़ा होगा उसमें से हम छोटे को घटाएंगे तो जो परिणामी आएगा उस परिणामी सदिश की दिशा वो होगी जो बड़े की है। यदि ऐसा करते हैं तो R की दिशा A की दिशा में होगी और यदि ऐसा करते हैं तो R की दिशा B की दिशा में होगी। ये बेसिक बातें हैं, इन्हें आप याद रखिएगा जो हमारे व्यंजक में काम में आएंगे। ठीक है बच्चों, अब चौथी और आखिरी बात एक और आप समझ लें, ध्यान से देखिएगा। ये एक आवेश है और इस आवेश से r दूरी पर ये कोई बिंदु P है, तो इस आवेश के कारण इस पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से दर्शाते हैं और बच्चों इसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। जरूरत पड़े तो हम यहाँ के भी लगा सकते हैं यदि आवेश किसी अन्य माध्यम में रखा हो। ऊपर आता है आवेश, लेकिन ध्यान रहे बच्चों आवेश बिना चिन्ह के। ठीक है, और अपॉन में आएगी दूरी और दूरी का क्या होगा? स्क्वायर। और इसे कहते हैं आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों हमने यहाँ पर यह कहा कि आवेश बिना चिन्ह के, तो फिर चिन्ह का क्या महत्व? तो मैंने आपको समझाया अभी, यदि आवेश प्लस का है तो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो हमेशा आवेश से दूर होगी और यदि आवेश माइनस का है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा आवेश की तरफ होगी। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो अगले व्यंजक में हमारे काम में आएंगी। ठीक है बच्चों, अब हम व्यंजक स्टार्ट करते हैं। तो देखें अगला टॉपिक क्या है अपना। तो अगला टॉपिक है अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति बच्चों, इस स्थिति को अनुदैर्ध्य स्थिति भी कहा जाता है। अनुदैर्ध्य स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक, अर्थात बच्चों हमें अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित करना है। तो हम ये स्थापित करना चालू करें उससे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर ये अक्षीय स्थिति और अनुदैर्ध्य स्थिति क्या बना होती है। ठीक है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखें ये बिंदु ए है, दिखाई दे रहा है, ये बिंदु बी है। ठीक है, यहां पर आवेश प्लस क्यू है बच्चों और यहां पर आवेश माइनस क्यू है।
इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, अरे टेढ़ी हो गई लाइन, दूरी 12, इसका ये मध्य बिंदु है। बच्चों आप जानते हैं कि मध्य बिंदु उसे कहते हैं जो दूरी को दो बराबर भागों में विभाजित करे। यहाँ आप देखेंगे ए और बी के बीच की कुल दूरी 12 है, तो आधी दूरी इधर होगी और आधी दूरी इधर होगी। बच्चों इसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो दोनों आवेश हैं इनको मिलाने वाली ये सरल रेखा है, इस सरल रेखा को द्विध्रुव का अक्ष कहते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, इस अक्ष को हमने आगे की ओर बढ़ा दिया, ये बढ़ा दिया। हमसे पूछा जाए कि भाई ये क्या है, तो हम कहेंगे द्विध्रुव का बढ़ाया गया अक्ष, बराबर है। अब ध्यान से देखिएगा, इस बढ़ाए गए अक्ष पर मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु हमने माना P। बच्चों ये वो बिंदु है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस द्विध्रुव के कारण जो उत्पन्न होगी वो हमें ज्ञात करना है। तो ये जो बिंदु की स्थिति है इसे हम अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति कहते हैं। तो हमसे पूछा जाए कि भाई अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति क्या होती है, तो हम क्या कहेंगे, वह बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित हो, तो बिंदु की स्थिति को अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति कहते हैं। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, हमने पढ़ा है कि एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है उसके अनुसार E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जरूरत पड़े तो K ऊपर आवेश बिना चिन्ह के और बटे दूरी का स्क्वायर है। बच्चों इस सूत्र को आप देखेंगे तो इस सूत्र में एक ही आवेश आता है, और आप इस चित्र को देखेंगे तो यहाँ पर दो आवेश आ रहे हैं। तो क्लियर है, इस बिंदु P पर बच्चों एक नहीं तो दो तीव्रताएं उत्पन्न होंगी। एक किसके कारण, तो इस प्लस Q आवेश के कारण, और एक किसके कारण, तो इस माइनस Q आवेश के कारण। मान लो प्लस Q आवेश के कारण जो तीव्रता उत्पन्न हुई उस तीव्रता को हमने E1 लिखा। तो हमने पिछले वीडियोस में यह समझा है कि धन आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी दिशा हमेशा आवेश से दूर होती है। बच्चों आवेश A पर है, तीव्रता P पर चाहिए हमें, तो दिशा आवेश से दूर मतलब A से B की तरफ होगी, या यूं कहें O से P की तरफ होगी। अब एक और तीव्रता उत्पन्न होगी इस माइनस Q आवेश के कारण। बच्चों सपोज इस तीव्रता को हम क्या माने, E2, तो क्लियर है ये ऋण आवेश के कारण है, तो इसकी दिशा आवेश की तरफ होनी चाहिए। बच्चों आवेश इधर है तो इसकी दिशा इधर होनी चाहिए। हम क्या देख रहे हैं कि बिंदु P पर दो तीव्रताएं उत्पन्न हो रही हैं, और आप ध्यान से देखेंगे इनकी दिशा एक दूसरे के विपरीत है। और हमने पिछले वीडियोस में समझा था कि जब दो सदिशों की दिशाएं परस्पर विपरीत हो तो परिणामी ज्ञात करने के लिए, मतलब परिणामी का परिमाण ज्ञात करने के लिए हमें दोनों सदिशों के परिमाणों को घटाना पड़ता है। तो क्लियर है, हम देखेंगे व्यंजक कैसे स्थापित करेंगे। तो हम पहले E1 ज्ञात करेंगे। E1 क्या है, तो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर E2 ज्ञात करेंगे। E2 क्या है, तो माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर दोनों तीव्रताओं को हम घटाएंगे तो हमें बिंदु P पर परिणामी तीव्रता मिलेगी, जिसे हम कहेंगे अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है बच्चों, अब देखें हमने इस चित्र में दर्शाया क्या, उसे हमें शब्दों में लिखना होगा। तो हम क्या बोलेंगे, ध्यान सुनिएगा, ये सुनना है आपको और इसको कॉपी में नोट करते समय लिखना है। ध्यान से देखिएगा, माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके बिंदु A व B पर क्रमशः प्लस Q व माइनस Q आवेश स्थित है, जिनके बीच की दूरी 12 है। जिनके बीच की दूरी 12 है। अरे तो जब द्विध्रुव है तो फिर द्विध्रुव आघूर्ण भी तो होना चाहिए। द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल p बराबर हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा है, फॉर्मूला होता है Q into 12। Q into 12, इसका उपयोग यहाँ सिर्फ इतना है कि व्यंजक के दौरान कहीं भी Q के गुणित में क्या नजर आए 12, तो उसे हम लिख सकते हैं स्मॉल p। ठीक है, अब आगे क्या, द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और बिंदु की इस स्थिति को अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति कहते हैं। तो मैं थ्योरी पूरी एक बार फिर बोल के बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जो हमें लिखना होगी इस व्यंजक में चित्र बनाने के ठीक बाद में, माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके बिंदुओं A व B पर क्रमशः प्लस Q व माइनस Q आवेश स्थित है, जिनके बीच की दूरी 12 है। तो द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल p बराबर Q into 12। द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और बिंदु की इस स्थिति को अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज लगभग समय बहुत हो गया है,
तो हम इस व्यंजक को यहीं पर रखते हैं, मतलब इसकी स्टार्टिंग हमने कर ली है। अब इसका जो व्यंजक का पोर्शन है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे।